गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। फिफ्थ लेक्चर ऑफ फोर्स एंड प्रेशर, पांचवा लेक्चर है अपना। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज फिफ्थ लेक्चर है। आज हम लोग होमवर्क का डिस्कशन पहले करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से होमवर्क सबमिट किया है कि नहीं वो मैं देखूंगा क्लास के बाद। ठीक है, चलिए। टुडेज डेट इज 12th ऑफ May। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। आपको डाउट होगा, जस्ट यू विल रेज योर हैंड्स। आप अपने हैंड को रेज करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 and 2, एनीवन? कॉन्सेप्ट चेक, सॉरी एग्जाम कॉर्नर में से क्वेश्चन नंबर 1 and 2। उज्ज्वल आस्किंग सर होमवर्क क्या है और क्या चाहिए? यानी होमवर्क सबमिट भी नहीं किया होगा, लास्ट क्लास नहीं किया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। चलो 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 2, किसी को डाउट है क्या? एनीवन? गुड, लेट्स गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 3 and 4, क्वेश्चन नंबर 3 and 4, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 3 and 4, हैविंग डाउट रेज योर हैंड्स। Question number 3 and 4, put on chat or raise your hands. Do anything else? Good. Question number 5 and 6. Question number 5 and 6, उत्कर्ष ने हैंड रेज किया है, बहुत लोगों ने हैंड रेज किया है। 5 या 6, सब लोग चैट में बताओ, 5 या 6? कौशिक ने 5th पूछा है, काफी लोगों ने, श्रेया ने 5th पूछा है, अमृत ने 5th पूछा है, आयुष ने 5th पूछा है, काफी लोगों ने 5th क्वेश्चन पूछा है। Which force will you use to sort out pins from the garbage? अच्छा, मान लो कचरे का ढेर है, उसमें से पिंस को निकालना है, तो कौन सा फोर्स यूज करेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। पिन किसका बना होता है? आयरन का बना होता है। तो क्या मैग्नेटिक फोर्स से निकाल सकते हैं क्या उसको? हाँ आदित्य, 5th क्वेश्चन बता रहा हूं। आदित्य, क्या आयरन को निकालने के लिए क्या आप मैग्नेटिक फोर्स यूज कर सकते हो क्या? सही है। जिनको भी 5th में डाउट था वो क्या क्लियर है क्या? इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा पार्ट इसका, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तीसरा रीजन क्या है? क्योंकि पिन क्या होते हैं? आयरन के बने होते हैं। पिन आयरन के बने होते हैं, इसीलिए वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी डाउट था क्या? 6 में किसी को डाउट है? हैंड रेज रखना। 6, उत्कर्ष को डाउट है, आयुष को डाउट है और अनुपम को डाउट है। व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी? नयन ने भी डाउट पूछा है। देखो, ग्रेविटेशन फोर्स किसी भी दो बॉडी के बीच के फोर्स को कहते हैं, ठीक? लेकिन ग्रेविटी कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ। याद रखना, ग्रेविटी कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ। मैंने बताया था कि ग्रेविटेशन फोर्स तो किसी भी दो बॉडी के बीच में लग सकता है, लेकिन जब बात हम ग्रेविटी की करते हैं तो ग्रेविटी सिर्फ अर्थ के साथ किसी बॉडी के अट्रैक्शन को कहते हैं। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? क्या ये क्वेश्चन 6 क्लियर है क्या? नयन, नैतिक, क्लियर है क्या? नयन, नैतिक, क्वेश्चन नंबर 6, क्या अभी उसका सेकेंड पार्ट में डाउट है? कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, then why the speed decrease? कि अपवर्ड जाते हो तो आप जब कोई बॉडी को जब अपवर्ड आप थ्रो करते हैं तो उसको कोई अट्रैक्ट कैसे कर रहा होता है? नीचे की तरफ। तो एक वो जो फोर्स लग रहा होता है वो उसके स्पीड को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। रिपल्शन एक तरीके से क्या करता है? रिड्यूस करेगा स्पीड को। खींचने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग उसको। क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 7, कौशिक ने हैंड रेज किया है। नयन, नैतिक, कौशिक, ध्यान आएंगे, कॉन्सेप्ट चेक पे भी आएंगे, पहले ये तो कर लें, मैं ऑर्डर में सब करवाऊंगा। ठीक है, 3 लोगों ने ब्रॉडली हैंड रेज किया है। अभी डिस्टेंस भले बढ़ रहा हो, लेकिन आप कोई बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किए हो और फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो क्या अगर वेलोसिटी आगे की तरफ और फोर्स पीछे की तरफ है तो वेलोसिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर बॉडी का स्पीड इधर है और वेलोसिटी भी और फोर्स भी इधर है, तब वेलोसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। याद रखिएगा, फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा।
फोर्स और वेलोसिटी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। क्या ये अभी क्लियर है क्या? अभी बिल्कुल सही है अनय, अनय बिल्कुल सही है। क्या सबको क्लियर है? 7th में डाउट है कुछ लोगों को, चलो देख लेते हैं। आर्चर है, टू स्ट्रेच द बो, वो मतलब ये वो समझते हो ना क्या होता है? तीर कमान। द आर्चर अप्लाइज ए फोर्स दैट कॉजेस चेंज इन इट्स शेप। पहले तो क्या करता है? रस्सी के शेप को चेंज करता है, ठीक है। द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू द स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ मस्कुलर फोर्स, ठीक है। टाइप थर्ड देखते हैं। द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्टेट ऑफ एरो, change in state of arrow is an example of what? Is an example of contact force. थर्ड फोर्स क्या लग रहा है? कांटेक्ट फोर्स है। बिना कांटेक्ट का लग सकता है क्या? जो आर्चर जो था, यानी जो एक तरीके से मैं कहूं कि जो तीर है, उसके स्टेट ऑफ मोशन में जो चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है? वो कांटेक्ट फोर्स की वजह से हो रहा है। हम लगा रहे हैं उसको, रस्सी जो है उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। आगे बात करते हैं। When the arrow moves towards the target, जब एरो तीर कमान से निकल गया, फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू, फोर्स कौन सा एक्ट करेगा? ग्रेविटी एक्ट करेगा। तीर जो कमान से निकल गया तो जब आगे बढ़ रहा है तो उसको कौन खींच रहा है अर्थ की तरफ? ग्रेविटी खींच रहा है क्या? एंड ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर, एयर में चलेगा तो एयर का कुछ फ्रिक्शन भी होगा, वो भी लगेगा। क्या थर्ड एंड फोर्थ पार्ट सबको क्लियर है क्या? पहला जो तीर जो है वो निकलेगा तो कौन सा? कांटेक्ट फोर्स। लेकिन जब एयर में रहेगा तो उस पर दो फोर्स लगेंगे, एक ग्रेविटेशन नीचे की तरफ और दूसरा एयर का फ्रिक्शन। क्या सबको क्लियर है क्या? एग्जाम कॉर्नर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट चेक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन नंबर 1। डाउट है क्या किसी को भी? हैंड रेज हटा लो अगर डाउट नहीं है तो। नया डाउट है क्या 1 में? वन में डाउट है, चलो देख लेते हैं। कैन फ्रिक्शनल फोर्स बी हेल्पफुल और दे नीड टू बी एलिमिनेटेड ऑलवेज? अच्छा ये काम बड़ा सीधा सवाल है। क्या ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा हमेशा बेकार होता है या कभी काम की चीज भी होती है? ठीक है, एग्जांपल देता हूं। आप बाथरूम में जाते हो, बाथरूम में अगर आपका फ्लोर स्लिपरी रहे तो क्या गिरने के चांसेस हैं क्या? बता दो मुझे एग्जांपल। हाँ, अभी एयर में फ्रिक्शन होता है, ठीक है। मुझे आप सिंपल सवाल बता रहा हूं कि अगर अगर आपका मान लो कोई जमीन है जो एकदम स्लिपरी है, उस पर खड़े रह सकते हो क्या? कैन यू स्टैंड ऑन द सरफेस? नहीं, यू कांट स्टैंड ऑन द सरफेस। तो फ्रिक्शन हमेशा नुकसानदेह नहीं है, फ्रिक्शन हमारे लिए लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट भी है। और इसीलिए हम अगला पूरा चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो फ्रिक्शन पे पढ़ने वाले हैं। क्लियर है क्या सबको? क्या सबको ये क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है क्या? काफी लोगों को डाउट है। नेम द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउनवर्ड मोशन, ग्रेविटेशनल। नीचे कौन लाएगा पैराशूट को? ग्रेविटेशनल लाएगा। नेम द फोर्स अगेंस्ट द डाउनवर्ड फोर्स मोशन ऑफ द बॉडी। एक ऐसा फोर्स पैराशूट पे लग रहा है जो डाउनवर्ड के ऑपोजिट भी लग रहा है, जो पैराशूट को रोक रहा है। वो कौन सा फोर्स है? वो दो तरह का फोर्स हो सकता है। एक हो सकता है एयर रेजिस्टेंस, जो नयन ने बिल्कुल सही कहा, और दूसरा एयर प्रेशर की वजह से भी लगता है, जो नहीं पढ़े हो अभी तक। लेकिन एक जो प्रोमिनेंट फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं एयर प्रेशर के बारे में भी आज क्लास में बताने वाला हूँ आपको, थोड़ा सा प्रेशर के बारे में एटलीस्ट। तो एक सबसे जो प्रोमिनेंट फोर्स है जो उसको नीचे आने से रोकेगा, वो कौन कौन रोक रहा है? एयर रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर क्या? इज इट क्लियर? थर्ड आते हैं, हाउ डज दिस फोर्स हेल्प द मैन? भाई अगर वो एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो पता है ना क्या होगा। एक एग्जांपल देता हूं, जाके छत से सीधे कूद जाओ, दो दांत कम हो जाएंगे। और पैराशूट लेके कूदो प्लेन से भी, बच जाओगे, क्योंकि पैराशूट आपको सीधे फॉल होने नहीं देता है, वो रोक देता है आपको, ठीक है। अगला आते हैं,
विल ही कम डाउन विथ सेम स्पीड विदाउट द पैराशूट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखो पैराशूट के साथ आपके ऊपर क्या लग रहा है, देखो पैराशूट के साथ और बिना पैराशूट का देख लो। पैराशूट के साथ एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक ऊपर लग रहा है एयर रेजिस्टेंस, तो टोटल फोर्स कुछ कम हो जाता है। लेकिन विदाउट पैराशूट सिर्फ एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन। देख लीजिए, जहां फोर्स ज्यादा होगा वहां पे स्पीड ज्यादा हो जाएगा। ऑब्वियसली विदाउट पैराशूट आपका स्पीड बहुत ही हाई हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पैराशूट जंप करने के लिए। पैराशूट हमारे ग्राउंड पे गिरने वाले स्पीड को कम कर देता है। क्लियर है क्या? प्लेन में अगर हमें लोग कूदते हैं किससे, पैराशूट से ही जंप करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? सेकेंड, थर्ड बताओ, थर्ड में डाउट है क्या? चलो टू का डाउट हटाओ सब लोग, टू का हैंड हटाओ, थ्री का बताओ। थ्री में किसको किसको डाउट है? शुभम और अमृत दो लोगों का डाउट है। भाई पेट के अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है? शुभम पेट के अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है? मस्कुलर लग रहा है, मसल्स बेचारे काम कर रहे हैं। पेट के अंदर मैग्नेट है आपके? नहीं। ठीक है, पेट के अंदर फ्रिक्शन हो रहा है, अब फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी ना डाइजेस्ट हो रहा है, मस्कुलर फोर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, चलो ये बताओ, फोर्थ बताइए, कितने लोगों को डाउट है क्वेश्चन फोर्थ में? balloon was pressed against the wall after it is rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that balloon sticks to the wall. याद रखिएगा, दो बॉडी को जब रब करते हैं, तो रब करते हैं दो बॉडी को, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो जाता है और बॉडी चार्ज हो जाता है। कभी भी दो बॉडी को रब करते, मैंने एग्जांपल दिया था स्केल वाला, रब करते हैं तो बॉडी चार्ज हो जाती है, और बॉडी अगर चार्ज हो गया है तो कौन सा फोर्स लगेगा? बताइए कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं लगेगा क्या? बात समझ लो, अगर बॉडी को रब कर रहे हैं तो चार्ज हो रहा है, चार्ज होगा तो कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा बताओ, ये बताओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। मेरा जवाब अलग है आप लोगों से, जो आपका जवाब है मेरा जवाब बिल्कुल अलग है। यस, दो एस्ट्रोनॉट या तो अर्थ पे रहें, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, दो मास या तो अर्थ पे रहें, या तो समुद्र में जाएं, ओशन में जाएं, या तो स्पेस में जाएं, इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगेगा। याद रखिएगा। ठीक, अब पर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। याद रखिएगा, कोई दो मास के बीच का जो फोर्स होता है वो डिपेंड नहीं करता है कि दोनों मास कहां पे रखे हुए हैं। पहली चीज, उनके बीच जो फोर्स अर्थ पे लग रहा था वही फोर्स स्पेस में भी लगेगा, वही फोर्स ओशन में भी लगेगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? अपरमे ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, इन्होंने कहा कि सर स्पेस में तो कोई ग्रेविटी नहीं है। अपरमे बड़ा सिंपल बात बता रहा हूं, स्पेस में ग्रेविटी नहीं है। बिल्कुल सही बात बोला, ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटेशन थोड़े ना नहीं है। स्पेस में ग्रेविटी नहीं है का मतलब अर्थ के साथ अट्रैक्शन नहीं है आपका, इसीलिए आप हवा में लाइट फील कर रहे हो। तो अर्थ के साथ आपका ग्रेविटेशन नहीं है, ग्रेविटी का मतलब अर्थ के साथ फोर्स आपका नहीं है, लेकिन वो अपने बीच तो फोर्स उनके लग ही रहा है। उत्कर्ष, इसके अलावा भी आपके डाउट से हैंड रेज किया आपने, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। उत्कर्ष पूछिए। सर ग्रेविटी और ग्रेविटेशन दोनों में अंतर क्या है? देखो याद रखना, ग्रेविटी होता है किसी बॉडी का अर्थ के साथ अट्रैक्शन। यस ठीक है उत्कर्ष? यस सर, यस सर, अब स्पेस में अर्थ के साथ अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, यस सर, खत्म हो जाता है। लेकिन दो बॉडी के बीच के लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक बात? ओके सर। ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं हमारे इससे। ठीक है, 5 हो गया। बिल्कुल सही बोला था अभी आपने कि दोनों के पास मास है। क्वेश्चन नंबर 6,
चलो भाई, दुनिया विदाउट फ्रिक्शन वाला है। कोई मुझे बताएगा सिक्स्थ का आंसर? चलो अब सबके डाउट्स में समझ गया, मैं तो डिस्कस करूंगा ही करूंगा। कोई मुझे बताएगा कि सिक्स का कोई आंसर बताना चाहेगा? उसके लिए हैंड रेज करो। अब हैंड रेज हटाओ, सिक्स का आंसर कौन बताना चाहेगा ये बताओ। चलो उत्कर्ष ने हैंड रेज किया। शुभम ने हैंड रेज किया बहुत दिनों में। शुभम बताइए क्या होगा इसका? सर फर्स्ट का होगा सर, बॉल विल नॉट स्टॉप। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। वो ये आपका बॉल जो रोल कर रहा है वो रोल करता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। फ्रिक्शन अगर नहीं रहेगा बॉल रुका। ठीक बात है शुभम, क्लियर है? यस सर। सर 2 का नहीं आता है सर मेरे को। तो 1 का सबको क्लियर होना चाहिए। 1 का सबको क्लियर होना चाहिए कि बॉल जो है वो रुकेगा ही नहीं, वो चलता रहेगा, वो स्टॉप ही नहीं करेगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। तो मुझे लगता है पहला पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कोई भी चीज रुकती है तो जरूर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। मान लीजिए घर में आप देखते हो कोई बॉल को आप रोल करा देते हो सरफेस पर, रोल कराते हो धीरे धीरे जाकर के वो रुक जाता है। कोई ना कोई तो फोर्स होगा जो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है। तो कौन होता है? वो होता है फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा देखते हैं। Does this mean in real world no continuous force has to be applied for a continuous motion of the object? Here then pushing a trolley to the grocery market, why do you need to apply force on it to keep it? ठीक है, चलो इसका जवाब किसी के पास है क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, लॉजिकल है थोड़ा सा। कोई इसका जवाब देना चाहेगा क्या? हैंड हटा लो, हैंडल्स हटा लो, कोई इसका बताना चाहेगा क्या? मेरे पास अभी अमृत का एक अमृत इज देयर। अमृत बचा हुआ है। अमृत बताना चाहोगे? अमृत अनम्यूट करना हो। Go ahead. Right. सर टू होल्ड द थिंग्स। टू होल्ड द थिंग आपने एग्जांपल दिया, क्या इसका मतलब समझ पा रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है? नो सर। चलो कोई बात। अमृत जो सवाल कह रहा है ना कि कभी किसी बॉडी पे फोर्स लगाना है, तो फोर्स कैसे लगाए? कॉन्टिन्यूअसली फोर्स लगाए, ठीक, या एक बार फोर्स लगा के छोड़ दें हम लोग, ठीक है। व्हाई डू यू नीड टू अप्लाई फोर्स एंड कीप इट मूविंग? तो याद रखिएगा कि फोर्स जो लगाते हैं हम लोग, फोर्स जो लगाते हैं हमेशा कॉन्टिन्यूअस अगर फोर्स लगाएंगे, अगर हम बॉडी पे कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या करता है? बॉडी में एक कॉन्टिन्यूअस मोशन इनेबल करेगा। लेकिन अगर हम एक बार फोर्स लगा के अगर हटा देंगे, याद रखिएगा, मैं बता देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। आप बैट से बॉल को हिट करते हो तो आप थोड़े ना बैट को बॉल से ग्लू कर देते हो, हमेशा तो लगाते नहीं हो, एक बार लगाते हो। उससे बॉडी के मोशन, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज जरूर होता है, बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में जरूर चेंज होता है, लेकिन वो जाके बॉल हमेशा बाद में जाके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। वो स्टेट ऑफ मोशन का चेंज हमेशा नहीं रहेगा। कि अगर किसी ट्रॉली पे आप लगातार फोर्स लगा रहे हो तो कॉन्टिन्यूअसली उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता रहेगा। एक कुछ पॉइंट्स आए मेरे पास, ठीक है। एक मेरे पास पॉइंट्स आया, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट अवेलेबल, कह सकते हैं हम लोग। एक सवाल जो ग्रोसरी मार्केट वाला जो सवाल है कि ग्रोसरी मार्केट में अगर हम फोर्स लगा के छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो जाके रुक जाएगा, जैसे बॉल वाला रुक गया था। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी पे कॉन्टिन्यूअसली लगेगा। तो अगर आपको ट्रॉली को मूव करना है तो आपको उसको कॉन्टिन्यूअसली मूव करना पड़ेगा। क्या क्लियर है क्या सबको? उत्कर्ष गलत है। उत्कर्ष जो आपने बोला कि सर फ्रिक्शन कुछ नहीं करेगा जब कंटिन्यूअस, गलत बात। फ्रिक्शन लगेगा लेकिन आपका अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा है। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? चलिए उत्कर्ष, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, हैंडल्स क्या? उत्कर्ष पूछिए। सर हम भी वही बोल रहे थे कि फ्रिक्शन लगेगा पर हम लोग का फोर्स का वेलोसिटी है, फोर्स हम लोग का ज्यादा होगा, इसलिए फ्रिक्शन कुछ इफेक्ट नहीं कर पाएगा। नहीं, इफेक्ट नहीं करेगा कहना गलत है उत्कर्ष। जैसे एग्जांपल दे सर जब रोक नहीं पा रहा है, मतलब इफेक्ट नहीं कर पा रहा। फ्रिक्शन का रोक नहीं पाने का मतलब है कि फ्रिक्शन स्पीड तो कम कर ही देगा। अगर मान लो एग्जांपल दो उत्कर्ष, चलो मैं समझा देता हूँ कैसे आपकी बात, लाइन स्टेटमेंट थोड़ा सा बस सुधार रहा है। मान लो कोई बॉडी ट्रॉली पे फोर्स लगा रहा था, फ्रिक्शन नहीं था, और दूसरा केस लो जब फ्रिक्शन था, तो दोनों में सेम हालात होंगे क्या? नहीं ना? नो सर। तो वही बात है, बस फ्रिक्शन का इफेक्ट होगा पर उसको हम सुपरसीड कर देंगे। एक राइडिंग साइकिल इज ए कंटिन्यूअस फोर्स, बिल्कुल सही है। पर मैं एक बार पेडल मार दोगे साइकिल में तो क्या वो चलता रहेगा क्या? नहीं।
पेडल मार दोगे तो चलता नहीं रहेगा, फ्रिक्शन उसको रोक देगा, इसीलिए आपको कॉन्टिन्यूसली पेडल मारते रहना पड़ेगा। एक शुभम ने कुछ पॉइंट रेज किए, बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन आ रहा है। सर अगर फ्रिक्शन अर्थ पे बहुत ज्यादा होगा तो क्या कैन वी मूव? शुभम यू कैन से कि अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा तो हम मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए। मूव तो कर लेंगे पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या सबको समझ में आ गया ये मसला 6th वाला, कॉन्टिन्यूअस फोर्स और नॉन कॉन्टिन्यूअस फोर्स का? क्वेश्चन नंबर 7, ये तो बड़ा आसान था, ये तो लाइन में क्वेश्चन में आंसर भी दिया हुआ है। 7 नंबर, हथौड़ा कैसे चल रहा है? हथौड़ा कैसे चल रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, सर्किट इज कंप्लीटेड लिख रहा है, सर्किट इज कंप्लीटेड। सर्किट किसका होता है? करंट का होता है क्या? नहीं रियान, इलेक्ट्रोमैग्नेट दिया नहीं ना है रियान। रियान देखो, जो कुछ दिया हुआ नहीं है तो नहीं मानते हम, हो सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का होगा पर दिया हुआ तो नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन सर्किट इज कंप्लीटेड, तो सर्किट कंप्लीट करेंगे तो चार्ज की बात होगी, और चार्ज कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है क्या? मैग्नेट के बारे में कुछ भी हिंट दिया है क्या? नहीं। तो हम इसमें सीधा सीधा ये जो हैमर बनाया है उसमें क्या कहेंगे, कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ना कि मैग्नेटिक फोर्स। कई लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स कहा है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही हैमर्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट से बना हुआ है। ठीक है, पूछिए पूछिए उत्कर्ष। सर तो बगल में ये हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अलार्म का फिगर दिया हुआ है, तो सर कैसे नहीं है? कहाँ दिया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट का फिगर? लिख रहा है वो, तो बैटरी लिखा दिया हुआ हुआ है, नहीं है। बैटरी दिया हुआ है। नहीं उत्कर्ष, बैटरी दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बताना पड़ेगा ना, सिलेबस में नहीं है तो एटलीस्ट बता देगा तो मैं कहूँ। क्वेश्चन के हिसाब से जा रहा हूँ, मुझे पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं जनरली हैमर बनाने में, प्रॉन्ग्स बनाने में इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर अगर यहाँ पे क्वेश्चन अगर मान लो, भले बुक में दिया होगा, मैं इसको ऐसे कह रहा हूँ, मान लो मैं ये कह देता इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे यूज कर, तो इट वुड हैव बीन बेटर टू राइट मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है रियान, मैं रियान इसीलिए कह रहा हूँ कि मान लेने में नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही देंगे, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा। ठीक है, डोंट गो बाय द आंसर, डोंट गो बाय द आंसर, ठीक है, गो बाय द लॉजिक कि आपके पास सर्किट दिया हुआ है। सर्किट मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट देता तो वी वुड अज्यूम कि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए क्या आंसर होगा? 8, चलो ये जल्दी बताओ सबको। 8, चलो समझ में आ गया सबको। 8 नहीं आदित्य, सी कैसे होगा? बी होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ना। करेक्ट आंसर वुड बी बी, करेक्ट आंसर वुड बी बी। उत्कर्ष पूछिए क्या डाउट है? हमको भी सर इसी क्वेश्चन में डाउट था सर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे होगा? देखो क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है, ड्राई वेदर में जनरली होता क्या है कि जो हेयर होते हैं ड्यू टू रबिंग, एक दूसरे के साथ रब करने की वजह से हेयर क्या हो जाते हैं, हेयर के एक एक जो पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, वो चार्ज हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग स्केल को भी किस में रब करते हैं? हेयर में रब करते हैं, ताकि स्केल में भी क्या हो जाए, चार्ज प्रोड्यूस हो जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है, वो वाला मत देखना कि जो फिल्म में देखते हो शॉक लगा सारे बाल खड़े हो जाते हैं, वो वाला एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, वो कुछ ज्यादा रहता है। ठीक है, बट हाँ हेयर जो होता है वो फ्रिक्शन की वजह से रबिंग होती है, और उसकी वजह से वो क्या कर जाते हैं, उनमें रिपल्शन होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उनमें। ठीक है, वाई कॉम डजंट गिव चार्ज, अपन में कॉम चार्ज हो जाता है। अपन में अगर आप कभी कॉम को यूज करोगे ना, थोड़ा ज्यादा देर तक कॉम करोगे ना, तो पेपर से स्टिक करोगे, पेपर स्टिक हो जाएगा, पर थोड़ा ड्राई होना चाहिए। ठीक है, कॉम, स्केल, ये सब चार्ज हो जाते हैं बालों से,
आपको क्या पता आपके बाल चार्जर है, मतलब इसका मतलब नहीं कि फोन चार्ज में लगा दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा जनरल सवाल है तो नहीं, अभी तक सही नहीं आया। 9 पे डाउट है काफी लोग को, काफी लोगों को 9 पे डाउट है। अब देखो 9th में एक्चुअली क्या कह रहा है, किसको रिमूव करने को कह रहा है? रिमूविंग डस्ट, सूट एंड फ्लाई एश पार्टिकल, ठीक है। देखो सिंपल सी बात समझा रहा हूं कि डस्ट वगैरह जो चीजें होती हैं, डस्ट वगैरह जो चीजें होती हैं, ये क्या होता है? एयर पार्टिकल्स के कंपैरिजन में क्या ऐसा कह सकते हो कि डस्ट वगैरह थोड़ा हेवी होता है? चलिए, बहुत लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है तो जस्ट मैं समझा देता हूँ। ये जो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, क्या आप कह सकते हो क्या कि एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हेवी होते हैं थोड़े से, ठीक है। अगर ये डस्ट पार्टिकल्स हेवी होते हैं तो क्या ये किसकी वजह से सेटल डाउन करेंगे? अगर हमको रिमूव करना है इसको, तो ये डस्ट पार्टिकल्स किस फोर्स की वजह से अर्थ पे आकर सेटल डाउन करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या ये जो पार्टिकल्स है ये क्या होंगे, क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेटल डाउन करेंगे क्या? आप मुझे बताओ, कई लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कई लोग मैग्नेटिक फोर्स कह रहे हो, बट क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब एयर प्रेशर भी नहीं आयुष। मैं कह रहा हूं कि आपके एयर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं। आप खुद गांव में देखते हो, अचानक गांव में धूल उठता है, तो धूल जो होता है, धूल जो होता है वो कैसे सेटल डाउन करता है? कैसे वो धूल के पार्टिकल सरफेस पे आके फॉल करते हैं? किस फोर्स की वजह से फॉल करते हैं? नॉर्मल मेथड बता रहा हूँ। क्या ग्रेविटेशन पुल की वजह से ही क्या वो अर्थ पे आके फॉल करते हैं? तो वो कौन सेटल डाउन करा रहा है, कौन एयर को क्लीन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो हम लोग इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एटलीस्ट हेवी डस्ट पार्टिकल्स को तो हम रिमूव कर ही सकते हैं। देखो ने, चिमनी जो होता है, चिमनी में क्या होता है, चिमनी को अगर आप समझना चाहते हो तो चिमनी कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स, उसमें एयर पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। अगर इसमें हेवी पार्टिकल्स को अगर हम लोग रिमूव कर दें थ्रू ग्रेविटेशन, बाहर कर दें, तो जो एयर निकलेगा उसमें वो पॉल्यूटेड जरूर होगा, लेकिन उसके अंदर, एयर के अंदर में हेवी डस्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे। क्या क्लियर है क्या? डस्ट नहीं होगा, सूट नहीं होगा, स्मोक नहीं होगा, ऐश नहीं होगा। हाँ, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम इस तरह के हेवी डस्ट पार्टिकल्स तो नहीं होंगे। क्या मेरी बात क्लियर है क्या सबको? अभी भी किसी को डाउट है क्या? गो अहेड एंड आस्क। एक सवाल आया मेरे पास उत्कर्ष का, क्लास के लास्ट में उत्कर्ष, हाउ विल बी सेटल डाउन डस्ट पार्टिकल्स इनसाइड अ चिमनी। पर मैं वही कह रहा हूँ कि जब एयर पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे, अगर हम चिमनी को, सिंपल सी बात कर, एग्जांपल देता हूँ आपको, ये चिमनी ऐसे क्यों नहीं बनाते? चिमनी हम लोग ऐसे ही क्यों बनाते हैं? ताकि जितना भी हो सके बड़े हेवी डस्ट पार्टिकल्स क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। तो चिमनी का जो शेप लेते हैं, चिमनी का शेप ही हम इस तरह से लेते हैं कि हेवी डस्ट पार्टिकल्स क्या हो जाए, सेटल डाउन, ठीक है। लेकिन हाँ, मैकेनिकल मींस के थ्रू भी हम लोग उनको रिमूव कर सकते हैं। हम लोग फिल्टर लगा सकते हैं या कई चीजें लगा के उनको रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रोमिनेंट मेथड नहीं है, ये बहुत ही ऐसा मेथड नहीं है जो बहुत आसानी से हमें एयर को क्लीन कर देगा। तो हमें इसके अलावा एडिशनल मेथड यूज करने पड़ते हैं। सबसे बड़ा फिल्टर होता है उसमें, ठीक है। चलिए, अपर मैंने पूछा है, क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आज के टॉपिक पे अब मूव करेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत डिस्कशन हो गया, होमवर्क का आधे घंटे में दे दिया, ठीक है। इसका आंसर बी होगा, बिल्कुल, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका आंसर बी होगा, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। चलो आज एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है थ्रस्ट, ठीक है। थ्रस्ट क्या होता है, ठीक है, ठीक है यार, हैंड रेज हटा लो। उत्कर्ष, इसके अलावा जो भी सवाल है क्लास के एंड में, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं आज के।
अब टॉपिक पे आते हैं, थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है समझते हैं, ठीक है। आदित्य आपने हैंड रेज किया है, रीजन? आदित्य अनम्यूट करना। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं थ्रस्ट के बारे में, ठीक है। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट बेसिकली कहते हैं कि मान लीजिए किसी भी बॉडी पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। किसी भी बॉडी पे लगाया गया परपेंडिकुलर फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट, ठीक है। एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आप इस बॉडी में एक पिन को लगाना चाहते हो, तो पिन को लगाना चाहते हो तो आप इस पे एक फोर्स कैसे लगा रहे हो? इस पे एक फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो। इसी परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट, ठीक है। यानी थ्रस्ट बेसिकली, अगर सिंपल वर्ड से बोलो, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ सरफेस इज सेड टू बी थ्रस्ट। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। इसका फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। इसका भी यूनिट क्या होगा? न्यूटन। जल्दी से इसको लिख लीजिए सब, जल्दी से इसको लिख लीजिए, फोर्स थ्रस्ट का डेफिनेशन, ठीक है। और इसका एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। फोर्स एक्टिंग, एक और तरीके से लिख सकते हैं उसको, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली on a surface is called thrust, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं, कोई एक लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक लिखो। फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ सरफेस। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक फोर्स बॉडी पे हम कुछ ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है, और एक फोर्स हम लगा रहे हैं कुछ कुछ इस तरीके से, उसमें किसको हम लोग थ्रस्ट कहेंगे? तो हम लोग सेकंड केस को क्या कहेंगे? इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इट विल बी कॉल्ड एज थ्रस्ट। इज इट क्लियर? क्या फोर्स का यूनिट जो होता है वो क्या होता है? थ्रस्ट होता है। क्लियर है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बिल्कुल सही है, एक ही बात है, ठीक है आदित्य? क्लियर है? तो थ्रस्ट का डेफिनेशन मतलब आज के बाद क्या याद रखना? किसी भी सरफेस पे लगाया हुआ परपेंडिकुलर फोर्स। ये एक तरीके का फोर्स का भी टाइप है, ये एक तरीके का फोर्स का भी टाइप है। सत्यम ने पूछा है परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है। याद रखिएगा, किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो ठीक 90 डिग्री के एंगल पे लग रहा है सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। अगर फोर्स परपेंडिकुलर का मतलब होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, एट एंगल 90 डिग्री, एट एंगल 90 डिग्री, देन दिस इज कॉल्ड थ्रस्ट। क्लियर है क्या? अगर कोई फोर्स अगर 90 डिग्री पे लग रहा है मेरे किसी सरफेस पे, तो दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थ्रस्ट किसी भी तरीके से लग सकता है, अनय, ठीक है, अपर में। थ्रस्ट किसी भी तरीके से लगता है, अपर में मैं कर रहा हूं आपका अनम्यूट, ठीक है। थ्रस्ट किसी भी तरीके से लग सकता है, वो बॉडी पे कुछ ऐसे भी लग सकता है, वो बॉडी पे कुछ ऐसे भी लग सकता है, बॉडी पे इधर से भी लग सकता है, ये बॉडी पे इधर से भी लग सकता है। थ्रस्ट कैन एक्ट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। क्लियर है अपर में? ठीक है, चलिए, ठीक है। थ्रस्ट अप साइड भी लग सकता है, डाउन साइड भी लग सकता है, लेफ्ट वर्ड भी लग सकता है, राइट वर्ड भी लग सकता है। बस वो जिस सरफेस पे लग रहा हो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, इतना ही बस लॉजिक है, इतना ही लॉजिक है। क्लियर है क्या? सब लोग थ्रस्ट का डेफिनेशन जल्दी से पूरा करें, एग्जांपल्स वगैरह ड्रॉ कर लें और खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी भी बॉडी पे लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट, ठीक है। इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है? न्यूटन। इसका याद रखिएगा, थ्रस्ट का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। इसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक और यूनिट होता है डाइन, DYNE, डाइन। इसका एक और यूनिट होता है डाइन, DYNE।
ठीक है, याद रखिएगा एक डाइन में होता है 10⁻⁻5 न्यूटन। एक डाइन में होता है 10⁻⁻5 न्यूटन। याद रखिएगा 2 यूनिट बड़े प्रोमिनेंट यूनिट फोर्स के होते हैं। थ्रस्ट का होता है, तो ये भी एक तरीके का फोर्स ही है ना। एक होता है न्यूटन और दूसरा होता है डाइन। ठीक है, न्यूटन जनरली मीटर किलोग्राम सेकंड में होता है और डाइन जो होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में होता है। फर्स्ट फिगर में एग्जांपल दे रहा हूं कि ये थ्रस्ट नहीं है। पर मैं फर्स्ट फिगर में एग्जांपल दे रहा हूं कि थ्रस्ट नहीं है। आदित्य ने हैंड रेज किया। आदित्य गो अहेड, पूछिए। सर मैं बोला था सर पेंडिकुलर क्या होता है सर? परपेंडिकुलर का मतलब होता है आदित्य किसी भी सरफेस पे 90 डिग्री पे लगने वाला फोर्स। और सर थ्रस्ट? मैं समझाता हूँ, चलो समझाता हूँ, देख लो। ठीक है, किसी को डाउट है कि सर परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, समझ लेते हैं। मान लीजिए एक सरफेस है, ठीक है, मान लीजिए एक फोर्स लग रहा है कुछ ऐसे। तो ये फोर्स जो लग रहा है ये कितने डिग्री पे लग रहा होगा? ये लग रहा होगा मान लो 30 डिग्री पे। एक और देखते हैं, ये लग रहा है 90 डिग्री पे। इसी तरीके से फोर्स डिफरेंट एंगल पे लग सकते हैं। तो जो फोर्स 90 डिग्री पे लग रहा हो दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। क्लियर है क्या? दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आदित्य क्लियर है क्या? आदित्य क्या ये थ्रस्ट क्लियर है क्या? आदित्य क्या ये थ्रस्ट क्लियर है क्या? आदित्य क्या ये थ्रस्ट सबको क्लियर है? चलो बढ़िया। पायल, पायल ने पूछा है सर ये मिडिल में लगा? जरूरी नहीं है पायल, पायल कहीं भी लग सकता है बॉडी के। पायल बॉडी के कहीं भी लग सकता है, जरूरी नहीं है कि मिडिल पे लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। अब थ्रस्ट के बारे में बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, प्रेशर। ठीक है, सब लोग लिखते भी चलिएगा। प्रेशर, ये प्रेशर क्या होता है? ठीक है, प्रेशर क्या होता है समझते हैं। तो एक फोर्स तो चलो लगा दिया, फोर्स तो लगा दिया, लेकिन आखिर उस फोर्स का असर क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है, इसको समझने के लिए हम लोग प्रेशर पढ़ते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि चाकू है, अब सेब काट रहे हो चाकू से। ठीक है, एक चाकू बड़ा शार्प लिया और एक चाकू बड़ा ब्लंट लिया आपने, मतलब ब्लंट का मतलब पुराना चाकू आपने उठाया, तो शार्प वाले से जल्दी कटेगा। अच्छा, सेम फोर्स लगाने के बाद एक चाकू से जल्दी कट रहा है सेब और एक चाकू से धीरे कट रहा है, और मान लो स्केल से काटोगे तो और खराब कटेगा। तो एक ही फोर्स लगाने के बाद भी बॉडीज पे उसका असर अलग अलग हो रहा है। क्लियर? यानी एक ही फोर्स का असर जो है वो डिफरेंट है। दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। प्रेशर, इसी को समझने के लिए हम लोग प्रेशर पढ़ते हैं कि आखिर जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, किस फोर्स पे इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। अगर इफेक्ट ज्यादा हो रहा है तो कहते हैं प्रेशर ज्यादा है, अगर किसी फोर्स का इफेक्ट कम हो रहा है तो कहते हैं प्रेशर क्या है, कम है। क्लियर है? तो इसको डेफिनेशन कैसे दें? तो डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज सेड टू बी प्रेशर। ठीक है, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज सेड टू बी प्रेशर। क्लियर है क्या? किसी बॉडी पे जो फोर्स लगता है, फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया इज सेड टू बी प्रेशर। क्लियर है? मैं एग्जांपल देता हूं, देखिएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, देखिएगा, देख लीजिए आप लोग। इरम एग्जांपल देख लीजिए, फिर एग्जांपल। मान लीजिए कि मैं इसको 2 हथौड़ी यूज कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं हथौड़ी यूज कर रहा हूं, हथौड़ी है तो हैमर। ठीक है, तो मैं एक हथौड़ी यूज कर रहा हूं कुछ ऐसा। ये कुछ थॉर याद है ना, एवेंजर्स, उसका ये कुछ हथियार टाइप लग रहा है। ठीक है, चलो तो मैं एक फोर्स लगा रहा हूं।
ठीक है, मैंने फोर्स लगाया और एक और फोर्स लगा रहा हूं। दोनों में हम सेम फोर्स लगा रहे हैं, एफ। दोनों में हम फोर्स क्या लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं। चलो कहानी देखो, मजा आएगा। दो हथियार यूज किया, ठीक है। एक हथियार में क्या किया, कुछ फोर्स लगाया हमने, दोनों में फोर्स लगाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें मान लीजिए एरिया कितना है, ए, इसका सरफेस का एरिया जिसपे फोर्स लगाएंगे हम लोग। मान लीजिए हथौड़े से फोर्स लगा रहे हैं तो पूरे एरिया पे थोड़े लगा है, फोर्स अप्लाई किस पे किया है, हम फोर्स अप्लाई किए हैं जो हैमर का पोर्शन है उतना ही। तो यहाँ पे एरिया कितना हो गया, ए, और यहाँ पे एरिया कितना हो गया, स्मॉल ए। आपको भी पता है कि कैपिटल एरिया जो है वो स्मॉल ए से ज्यादा होगा। मुझे आप बिना प्रेशर का फॉर्मूला पढ़े हुए बताओ, कहाँ पे असर ज्यादा होगा, कहाँ पे बॉडी के, किस केस में बॉडी के टूटने का चांस ज्यादा होगा, आप मुझे बताओगे, केस 1 या केस 2? बिना प्रेशर पढ़े हुए मुझे बताओ, प्रेशर वैसे भूल जाओ। हथौड़ा दो दे दिया आपको, आपको दो हथौड़े दिए हैं, आपको मैंने दो हथौड़े दिए हैं, एक का शेप कुछ इस सेकंड की तरह है, दूसरे का शेप पहले की तरह है। आपको मैं कह रहा हूं सेम फोर्स लगाना है, बताओ किस में इफेक्ट ज्यादा होगा। पूरा क्लास नहीं, पूरा काफी लोग, एटलीस्ट आई वुड से काफी लोगों ने कहा है कि 2 होगा, काफी लोगों ने कहा है 1 होगा। मैं बड़ा सिंपल सा यहाँ पे डेफिनेशन लाता हूं अब प्रेशर का। प्रेशर इक्वल्स टू होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स, थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स। पूरा क्लास डिवाइडेड है इसमें, ठीक है। फोर्स, प्रेशर होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो आप मुझे बताओ कि थ्रस्ट तो दोनों में सेम है, दोनों में जो थ्रस्ट अप्लाई कर रहे हैं, दोनों में जो थ्रस्ट अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, दोनों में जो थ्रस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम है। इसमें भी थ्रस्ट ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी थ्रस्ट हम कुछ ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कांटेक्ट एरिया, एरिया किसमें ज्यादा है, बड़े वाले में। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि प्रेशर इन केस ऑफ 1, प्रेशर इन केस ऑफ 1 इज लेसर देन प्रेशर इन केस ऑफ 2? बोलिए, कह सकते हैं क्या कि जो प्रेशर एक्चुअली बताता है इफेक्ट को, तो दूसरे वाले में प्रेशर ज्यादा है और पहले वाले में प्रेशर कम है। इसी से कह सकते हैं कि दूसरे वाले में प्रेशर ज्यादा है तो इफेक्ट भी ज्यादा होगा और वो टूट जाएगा। क्लियर है क्या? पहला वाला इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। क्लियर है? दूसरे वाले में इफेक्ट ज्यादा होगा, पहले वाले में इफेक्ट कम होगा। दूसरे वाले में प्रेशर ज्यादा होगा, पहले वाले में कम होगा। क्या सबको प्रेशर का रेलेवेंस समझ में आया? क्या एग्जाम्पल तो दुनिया भर के करने वाले हैं हम लोग। क्या मुझे बताओ प्रेशर का रेलेवेंस समझ में आया कि क्या होता है? ठीक है, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का अगर यूनिट देखोगे तो क्या होगा, एरिया का कितना होता है, न्यूटन, और ये क्या होता है, मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखिएगा प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। कोई डायरेक्शन नहीं होता इसका फिक्स्ड, और ये फ्लूइड में समझाऊंगा अभी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है इसके पास। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? क्या बेसिक प्रेशर समझ में आया? क्या फोर्स एक ही लगा रहे हो लेकिन उसका असर अलग अलग है। इसी को पढ़ने के लिए हम लोग नया टॉपिक लाए हैं, प्रेशर। फोर्स पढ़ लिया था हमने फोर्स पढ़ लिया था, लेकिन क्या सारे फोर्स एक ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्या सारे फोर्स क्या एक ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्या नहीं। जब ये फोर्स कम एरिया पे लगेगा तो फिर इफेक्ट ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा एरिया पे लगेगा तो इफेक्ट कम होगा। क्या क्लियर है? क्या बहुत एग्जांपल्स करने वाले हैं हम लोग, न्यूमेरिकल्स भी और थ्योरेटिकल भी। याद रखिएगा आज के बाद हम लोग प्रेशर का फॉर्मूला याद रखेंगे, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा और एग्जांपल भी करवाऊंगा। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, याद रहेगा सब लोग। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं क्वेश्चन।
ठीक है क्या? आगे बढ़े, बताओ। चलो थोड़ा आगे और समझते हैं। ये जो एरिया वाला मसला इतना देर हम बात किए, व्हाट इज एम देयर? एम मतलब मीटर स्क्वायर है। एरिया का यूनिट क्या होता है अपर में? मीटर स्क्वायर होता है क्या? M2 कहां पे है? मीटर स्क्वायर है अपर में। मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हो ना? चलो देखते हैं। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मान लेते हैं कि दो बॉडी है, कुल मिला के देखो दो बॉडी है, ठीक है। एक बार बॉडी को ऐसे लिटा दिया है और एक बार बॉडी को सीधा खड़ा रखे हुए हैं, ठीक है। दो बॉडी हमने हमारे पास है। अब दोनों बॉडी का एक ही वेट है, एक ही सेम बॉडी है, तो दोनों का मान लेते हैं कि वेट क्या है? डब्ल्यू है। वेट क्या है? नीचे की तरफ वेट आपको बता चुका हूं कि वेट एक फोर्स होता है। वेट क्या होता है? फोर्स होता है। तो इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि दोनों केस में जो थ्रस्ट फोर्स है, दोनों केस में जो थ्रस्ट फोर्स है मेरा, वो कितना है? वेट है। यहां भी थ्रस्ट फोर्स मेरा कितना है? वेट। क्या पहला पॉइंट सबको क्लियर है क्या? दोनों एक ही बॉडी है, बस अलग अलग साइड से रख दिया। दोनों केस में फोर्स कह सकते हैं कि सेम है। क्लियर है? लेकिन क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है? और ये पूरा क्लास इस बात को समझ सकता है क्या कि एरिया 1 जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एरिया 2? समझ लो, लिखने का टाइम दूंगा मैं। तो क्या अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? W, वेट अपॉन एरिया 1। और इस केस में प्रेशर क्या लिखेंगे? वेट अपॉन एरिया 2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि प्रेशर कहां ज्यादा होगा? आप बताओ, प्रेशर किस में ज्यादा होगा, केस 1 या 2? पूरा क्लास बताए प्रेशर किस में ज्यादा होगा। कौशिक 1 कह रहे हो? उत्कर्ष 1 कह रहे हो? उत्कर्ष अनम्यूट कर रहा हूं। नहीं, A2 ठीक है। चलो आयुष 1 कह रहे हो? देखो बाबू, प्रेशर का फॉर्मूला बहुत क्लियर है। एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक। यानी मैं बड़े आराम से यहां पे कह सकता हूं कि प्रेशर जो है वो 1 में मेरा कम है एज कंपेयर टू प्रेशर ऑन 2। ठीक है। तो क्या आपको एक बात समझ में आ रही है क्या? एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। क्या ये रिलेशनशिप सबको समझ में आ रहा है क्या? तो अब आपको ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, मैंने एग्जांपल क्या दिया है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। इसको आप प्रेशर में ही एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो। तो मैंने क्या लिखा है? फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉलर एरिया अप्लाइज मोर प्रेशर देन द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन लार्जर एरिया। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? क्या सबको ये फिगर के साथ समझ में आ गया? जल्दी बताओ। क्या सबको ये फिगर के साथ समझ में आया क्या? जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो एग्जांपल दिए गए हैं, समझ में आया क्या? सेम फोर्स बट ज्यादा एरिया कम प्रेशर, कम एरिया ज्यादा प्रेशर, सीधा हिसाब। चलो जल्दी से लिख लो सब कुछ, तो फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे कुछ। हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आप कर, ठीक है आयुष? तो दिक्कत हो अभी भी, जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क, गो अहेड। कुछ अगर शक हो, इसमें समझने में दिक्कत आ रही हो, जस्ट रेज योर हैंड। एक बार समझ लोगे फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक काम करते हैं हम लोग, कुछ न्यूमेरिकल्स किया जाए। आप लोग को भी थोड़ा सा ना कैलकुलेशन करने की आदत होनी चाहिए। चलो करते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। विल डू 3 न्यूमेरिकल्स।
करें? चलो सब लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा. एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन. नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है. कभी कभी परपेंडिकुलर फोर्स की जगह नॉर्मल फोर्स भी लिख दे सकता है. याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है. नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है. नॉर्मल फोर्स का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स. उत्कर्ष ने हैंड रेज किया है. उत्कर्ष पूछिए. सर ये पैस्कल क्या है? क्या? पैस्कल, फाइंड द प्रेशर इन पैस्कल. एक सेकंड. चलो आ जाओ. ठीक है, देख लो जल्दी से. याद रखना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी कहते हैं. मैं भूल गया, मिस कर गया. ठीक है, लिख लो जल्दी से सब लोग. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ना पास्कल भी कहते हैं और इसको पीए से रिप्रेजेंट करते हैं. पीए क्लियर है? या तो प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो या तो पास्कल लिखो, पीए लिखो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है उत्कर्ष, अभी दिक्कत है क्या कुछ? अभिराज, चलो उत्कर्ष क्लियर है. चलो अब करो क्वेश्चन. मतलब वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही करना है, कुछ खास नहीं है. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जहां पे लिखा था वहीं पे लिख दो पास्कल. एक आंसर आ चुका है हमारे पास. वेरी गुड, वेरी गुड. आयुष वेरी गुड. नयन वेरी गुड. आदित्य वेरी गुड. कौशिक एक्सेलेंट. पर थोड़ा आदत ना यूनिट के साथ लिखने में करेंगे. नहीं अभी गलत हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक की हो थोड़ा सा. बिल्कुल सही है. नहीं आयुष यूनिट गलत लिख दिया. वैल्यू सही है, वैल्यू सही है. नहीं यहाँ पर मैं गलत हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ पर मैं. नैतिक कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है. नहीं सत्यम, ये कहां से लिख दिए? 90 कहां से लिख दिया? ना ना ना, गलत गलत गलत. मैं करके दिखाता हूँ. प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया. ठीक, फोर्स आपको दिया गया है 200, एरिया दिया गया है 0.02. पॉइंट हटाने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर में, और इससे क्या होगा 200 टाइम्स. तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4, यानी 0000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसको इसी को और क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 2 3 4 फिर से पास्कल भी कह सकते हैं. क्या क्लियर है क्या सबको? सत्यम क्लियर है क्या? सत्यम, नैतिक, अपर में क्लियर है क्या? अभी सत्यम, नैतिक, अपर में. अब अगला गलत नहीं होना चाहिए सत्यम, अगला सही होना चाहिए. होपफुली सबको समझ में आ गया होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सब लोग स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है? स्क्रीन पे आपको साफ साफ क्वेश्चन दिख रहा है? पहला वाला मैं रखे रहे हो कि लिख रहा होगा तो लिख ले. अच्छा इसको हटाना पड़ेगा. चलो पेरिस. नहीं शुभम, गलती कर रहे हो. कैलकुलेशन मिस्टेक. कैलकुलेशन मिस्टेक आप ही कर रहे हो. नहीं आयुष, सबके गलत आ रहे हैं अभी तक, किसी का सही नहीं. आयुष गलत, हाँ अभी आया सही. अनय और मयंक लुक्स करेक्ट, लुक्स फाइन, ठीक लग रहा है. मुझे स्टिल थोड़ा डाउट है कि आप थोड़ी गलतियां तो हो सकती हैं. चलो मुझे अभी भी सही लग रहा है. ठीक है. नहीं नहीं, नैतिक, पायल सब गलत है. आदित्य सब एक ही गलती कर रहे हो, फॉर्मूला नहीं देख रहे हो सब लोग. थोड़ा ध्यान देके करो ना, थोड़ा इत्मीनान से. कोई जल्दी नहीं है ना. टेक 30 सेकंड्स टाइम दे. ठीक है, जल्दी है. आयुष गलत है. ना कौशिक.
नहीं, कौशिक सही था, सॉरी कौशिक सही था आपका, सिद्धि सही आ गया। हाँ कौशिक सही है, अभी सही है, जो गलतियां उतनैन गलत है अभी भी। उत्कर्ष सही है, काफी लोगों ने अपनी गलतियां सुधार ली। क्या हुआ ना कि एक्चुअली आप ध्यान नहीं दिए क्या क्या दिया हुआ है, डेटा क्या क्या दिया हुआ है। आपको ध्यान क्या देना चाहिए था कि अच्छा प्रेशर दिया हुआ था। आदित्य अभी भी गलती हो रही है, नहीं आर्यन गलत हो रहा है। आप एक्चुअली क्या दिक्कत है ना कि आप फॉर्मूला ही नहीं देख रहे हो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, और आपको एरिया दिया हुआ है 0.05। बिल्कुल सही है माही। तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। तो क्या हम लोग फोर्स इक्वल्स टू नहीं कह सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया? यही गलती कर रहे हो सब लोग, जिनका गलत हुआ है यही डिवीजन के चक्कर में परेशान है सब लोग। प्रेशर इनटू 0.05 बाई 100, 2 0 गया तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2500 न्यूटन। आदित्य आयुष क्लियर है क्या? आर्यन समझ में आया क्या? जिनको भी गलत हुआ था क्या समझ में आया क्या? बोलिए उत्कर्ष। सर बट हम जिस प्रोसेस से बनाए हैं वो प्रोसेस थोड़ा इससे अलग है। जैसे मेरा प्रोसेस है, जैसे यहाँ पे हम कर दिए हैं, जैसे वो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई, हाँ वही था। तो x बाई 0.05 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 50,000 पैस्कल्स। एक तो एक ही काम किया ना आपने, फोर्स को x मान लिया है। यस सर। क्या ही फर्क, फोर्स को F माने, कोई F माने x माने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर मेरा भी तो लास्ट में जाके वही आया। नहीं वही आंसर है, कोई अलग नहीं किया, सेम काम किया आपने, प्रोसेस डिफरेंट नहीं है, सेम प्रोसेस किया है, बस नाम बदल दिया आपने, F को x कर दिया और कुछ नहीं। तो प्रोसेस डिफरेंट है ही नहीं, सेम प्रोसेस है। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन सब लोग बनाएंगे इस बार, जो सबसे आंसर चाहिए जल्दी में। चलो देखते हैं कितने लोग कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। चलो अभी ना गलत है, गलत है अभी। आयुष नहीं गलत है, कैलकुलेशन गलत कर रहे हो, काफी चीजें गलत कर रहे हो, गलत है। अरे बार बार कह रहा हूं सेंटीमीटर पे नजर रखें, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना आपको, आंसर अगर पास्कल में चाहिए तो। अगर आपको आंसर पास्कल में चाहिए तो सेंटीमीटर को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मीटर में। आदित्य सिंह नहीं, आदित्य नयन यू आर सेइंग स्टिल नॉट करेक्ट। अने थोड़ा क्लोज आए हो, कर्ष थोड़ा और क्लोज, मुझे लग रहा है थोड़ा और कैलकुलेशन को एक बार नजर दौड़ाओगे आ जाएगा आंसर। आदित्य सही लग रहा है मुझे, आई गॉट फर्स्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम आदित्य। नहीं आदित्य, आदित्य थोड़ा एक बार वेरीफाई कर लो एक बार उसको, हल्का सा कैलकुलेशन मिस्टेक है। पूर्णिमा अब काफी लोगों के आंसर बहुत क्लोज आ रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेशन ठीक कर लो बस सब लोग। 200, 2000, 20,000, 20, ये अगर आंसर आ रहा है थोड़ा कैलकुलेशन वेरीफाई कर लीजिए एक बार। आपके पास क्वेश्चन में फोर्स दे रखा है 60 न्यूटन, आपके पास एरिया दे रखा है बेस का
15 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। मैं आपके जगह रहूंगा तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। 0.15 इंटू 0.20 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 0.03 मीटर स्क्वायर। क्या ये क्लियर है सबको? कैलकुलेशन करना है नहीं आयुष? चेक करना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं प्रेशर की, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? 60। एरिया कितना है? 0.03। बिल्कुल सही। अब सबका सही आने लगा। 100 कर दिया, 320 जा। क्या 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा क्या? इसको हम लोग कह सकते हैं 2000 पास्कल। कौशिक सही था आपका, मैं देख लेता हूँ। शुभम बिल्कुल सही था। उत्कर्ष, अनय, आदित्य। मैंने बोला ना कि 20, 2020, 200, 2000 जिसका भी आ रहा हो कैलकुलेशन चेक कर ले। अनय गलत था। अनय जो बाद पहले था 20,000 लिखा था आपने। मयंक ने पहले 2000 लिखा था। आदित्य, इसके पहले पायल प्रिया ने 2000 बताया था एक करेक्ट आंसर में। सिद्धि ने 2000 बताया था, एक नैतिक ने 2000 बताया था। तो मेनली आप लोग हल्का फुल्का कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे, कन्वर्जन में प्रॉब्लम था। बिल्कुल सही है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, यही एक मसला था इस क्वेश्चन में, और कोई मसला था ही नहीं। क्या सबको ये फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे? बताओ, क्या ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे क्या? चलो, अब हम लोग प्रेशर के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, प्रेशर के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स करेंगे जो रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रेशर की वजह से हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, आप बताओ, किसी सेब को कट करना है, एप्पल को, तो आप कैसा यूज करोगे? नाइफ कैसा यूज करोगे? शार्प एज वाले यूज करोगे या ब्लंट एज वाले यूज करोगे? शार्प एज ऑफ द नाइफ इंस्टेड ऑफ ब्लंट नाइफ। ठीक है। अच्छा, शार्प एज और ब्लंट नाइफ को साइंटिफिकली क्या कहते हैं? तो शार्प एज में गौर से देखोगे तो उसका जो कटिंग एरिया होता है वो बहुत ही पतला होता है। बहुत ही शार्प का मतलब क्या है? बहुत ही थिन होता है। तो अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हो और एरिया बहुत कम है तो प्रेशर क्या हो जाता है? बहुत ही ज्यादा। तो कह सकते हैं क्या कि इन शार्प एज नाइफ, शार्प एज नाइफ में होता क्या है, समझने की जरूरत है। शार्प एज नाइफ में area of contact is very less. Area of contact is very low, is very less. Hence, pressure is higher. क्या मेरी बात समझ में आई क्या? रेहान, क्लास में मैं पीडीएफ दे दूंगा। एक काम करते हैं, सारे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, पीडीएफ दे दूंगा, एग्जाम्पल लिख लेना अगर नहीं लिखना चाहते हो। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एक सारे एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में एक एक करके आ सकता है। तो मैंने आज का होमवर्क अमृत क्लास कर लेते हैं ना, पहले बता देता हूँ, क्लास के बाद ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बोला कि शार्प एज नाइफ जो है ना, शार्प एज नाइफ से कट करना ज्यादा आसान है, क्योंकि सेम फोर्स पे प्रेशर ज्यादा होगा। कम फोर्स लगाएंगे फिर भी प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन ब्लंट एज होगा तो उसका एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ जाता है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा कट करने के लिए। बोलिए, क्लियर है क्या सबको? क्या सबको प्रेशर का ये बेस्ट एग्जांपल है क्या कि नाइफ का जो एज लेते हैं वो नाइफ कौन सा एज लेते हैं? शार्प लेते हैं, ब्लंट नहीं लेते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, जो भी आप रिलेट कर सकते हो। अच्छा, मान लो घर में काटी यूज करते हो सब लोग क्या? सब लोग वो नेल्स यूज करते हो क्या?
खुद नहीं करते हो, कम से कम वो कैलेंडर वैलेंडर टांगने के लिए लगाते हो ना। बोलो, ये बेसिक नॉर्मल लाइफ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा मान लो कि आप नाइफ में आप जो नाइफ यूज करते हो, जो सॉरी नेल्स यूज कर रहे हो, ये उसका हेड है और ये उसका टेल है, ठीक। तो कभी हेड को कभी लगा करके टेबल लगाते हो क्या? हेड को अंदर डालने की कोशिश करते हो क्या कभी भी? क्या दीवार के अंदर हेड को डालने की कोशिश करते हो क्या? ट्राई कभी करते हो क्या कि काठी को उल्टा लगा करके हम लोग ठोकते हैं हैमर से? नहीं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा होता है और इसका एरिया कम होता है। ज्यादा एरिया लगाओगे होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा आपका, वही फोर्स का प्रेशर कम हो जाएगा। टेल पे अगर ठोकोगे तो टेल का एरिया कम होता है, तो फोर्स प्रेशर आपका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्लियर है क्या? आपका फोर्स का इफेक्ट कब ज्यादा होगा? जब एरिया कम होगा। एरिया अगर ज्यादा होगा तो आपके फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या? क्या मेरी बात सबको क्लियर है क्या? देख लो ना, एग्जांपल दिया हुआ है। When we put a nail into wooden board, the pointed end of the nail is kept at the front. ठीक है? The pointed end of the nail has very small surface area, hence enable us to apply greater pressure with the applied force. ये सब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। पूछिए उत्कर्ष। सर यहाँ नेल का एग्जांपल तो ठीक है, प्रेशर में हो गया, पर जो ड्रिल मशीन होती है उसमें जो आगे आयरन स्टिक होता है उसका एंड तो ज्यादा शार्प नहीं होता है, तो सर तब वो दीवार में कैसे रिक्वायरमेंट होता है उत्कर्ष, वो एज पर रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, वो एज पर ड्रिल मशीन जो आप देखते हो ना, वो 10 तरह के होते हैं। ड्रिल मशीन का जो आगे का जो थ्रेड होता है वो 10 तरह का वो रखता है। उसको पतला होल बनाना है तो अलग यूज करेगा, मोटा होल बनाना है तो अलग यूज करेगा। ठीक है, वो अलग केसी है बिल्कुल। ड्रिल मशीन के लिए बहुत सारे उसके नेल्स होते हैं, ठीक है, जिसको वो यूज करते हैं। एक ही तरह का नेल नहीं होता, ठीक है। उसके पास 10 तरह के नेल्स होते हैं जो मशीन में फिट करता है। ये एग्जांपल सब लोग क्लियर है? ये जो बैग है, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा करते हो क्या कि किताब को रस्सी से बांध के लेके जाते हो क्या? बिल्कुल सीधे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कभी किताब वाले जो बैग होता है, ये जो स्ट्रैप होता है बैग का, क्या उसको पतले रस्सी से बांधोगे तो क्या ज्यादा प्रेशर लगेगा क्या? तो क्या इसीलिए जो बैग का स्ट्रिप हम लोग लेते हैं वाइड लेते हैं क्या, ताकि कंधों को थोड़ा आराम रहे, क्योंकि उससे हमारे कंधों पे प्रेशर कम लगेगा। बोलिए, बुक्स को अगर आपको लेके जाना है तो आप क्या यूज करते हो? वाइड स्ट्रैप्स यूज करें, ताकि सो दैट प्रेशर इज लो, सो दैट लेस प्रेशर इज अप्लाइड, सो दैट लेस प्रेशर अप्लाइड। क्या ये सबको क्लियर है क्या कि प्रेशर हमारे कंधों पे कम लगे? अभी डाउट है क्या अभिराज? क्या बैग का स्ट्रिप हम लोग थिन लेते हैं, इसका रीजन क्लियर है क्या? कि भाई अगर थिक लेते हैं, क्योंकि थिन लोगे, अगर रस्सी टाइप लोगे तो प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा, अगर वाइड लोगे तो प्रेशर कम लगेगा। क्लियर है क्या? ये भी प्रेशर का एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा एक और एग्जांपल लेता हूं। अच्छा मान लो कि बाइक के चक्के से, या ट्रैक्टर जो होता है, ट्रैक्टर को हटा दो और घर में बाइक के चक्के से हल जोत सकते हैं क्या गांव में? मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं कि ट्रैक्टर जो होता है, ट्रैक्टर को यूज करने के बजाय कोई बाइक से, कार वाले चक्के से यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये ट्रैक्टर का चक्का इतना वाइड क्यों होता है? ये बड़ा सवाल है। तो याद रखना कि ट्रैक्टर जनरली जब काम करता है तो वर्क्स ऑन सॉफ्ट लाइन। जुताई करना होता है तो वर्क्स क्या करता है? वर्क्स ऑन सॉफ्ट लाइन। ये सॉफ्ट लाइन पे वर्क करता है, सही बात है। पानी वानी दिया रहता है, पानी को सॉफ्ट लैंड होता है। अच्छा, सॉफ्ट लैंड है तो आपका धंसने का चांस ज्यादा होगा। तो अगर आपका एरिया टायर का कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं टू रिड्यूस प्रेशर
ब्रॉड टायर्स आर यूज्ड, ब्रॉड टायर्स आर यूज्ड। क्या क्लियर है क्या? सब एग्जांपल्स लिखना है। ब्रॉड टायर्स आर यूज्ड। क्या ये एग्जांपल सबको समझ में आया क्या? टायर बड़ा होगा तो यूज कम होगा। चलो गर्ल्स, एक लास्ट एग्जांपल है, सैंडल। अच्छा बताओ, मैं बोलूं कि सैंड पे जाना है, ठीक, सैंड पे जाना है, ठीक है, कौन सा यूज करना करोगे बताओ? सैंड पे जाना है, कौन सा यूज करोगे? सत्यन तुम क्यों यूज करोगे? आई एम आस्क्ड फ्रॉम गर्ल्स। चलो मजाक कर रहा हूं। सो बाकी लोग कह रहे हैं हम यूज नहीं करेंगे, दैट्स सेंसिबल, ये सेंसिबल, बट सबके लिए कह रहा हूं कि कौन सा इसमें यूज करना प्रेफर होगा। फ्लैट वाला, फ्लैट बेस, क्योंकि भाई सैंड जो होता है वो सॉफ्ट होता है, सैंड जो होता है सॉफ्ट होता है। एग्जाम्पल, इसको आप कैमल से रिलेट कर सकते हो, ऊंट से। उसका पैर भी क्या होता है, उसके पैर का भी एरिया क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, क्लियर है? तो इसके वजह से क्या हो जाता है, इसके वजह से क्या हो सकता है, इसके वजह से लेसर प्रेशर लगेगा, लेसर प्रेशर, और इस पे क्या लगेगा, हायर प्रेशर लगेगा। हेंस ये प्रेफर करेंगे। क्या प्रेशर का एग्जांपल सबको समझ में आया क्या? बोलिए, क्या सबको प्रेशर के? आदित्य डबल टायर ऑफ ट्रक, आदित्य डबल टायर ऑफ ट्रक पे मैं एग्री नहीं करता हूँ। उसके पीछे बड़ा क्लियर कट कारण है। वैसे तो एग्जांपल कह सकते हो, वो लोड की कैपेसिटी, टायर जो होता है ना ट्रक का, वो लोड कैरिंग कैपेसिटी देता है। अगर मैं थोड़ा इस पे ज्यादा डिटेल में जा सकता हूँ आदित्य, बट कह सकता हूँ कि टायर के ऐड करने से लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है ट्रैक्टर, ठीक है। बहुत हद तक इसका प्रेशर से ज्यादा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इसका नहीं, बट यू कैन से कि हायर लोअर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। क्या सबको ये बात क्लियर है क्या? प्रेशर के एग्जांपल्स क्लियर है क्या? सर एक बार ऊपर वाले स्लाइड को ओपन कीजिए। कौन सा? सिद्धि। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। होमवर्क आपको मैं ग्रुप पे डाल देता हूं, होमवर्क कौशिक ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। चलो बताओ सिद्धि, कौन सा ये वाला? हाँ बिल्कुल, अभी बाय बाय, हैव अ नाइस डे, यू कैन लीव। हो गया?